प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत है। भाइयों, आज हम बात करेंगे फलदार बगीचों की स्थापना कैसे करें, पर उससे पहले समय हो चुका है खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या है आज के मौसम के हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि शोध और अनुसंधान में बढ़े निजी क्षेत्र की भागीदारी। पूसा कृषि मेले में प्रदेश के 4 प्रगतिशील किसान सम्मानित। सरसों के प्रति बढ़ रहा है जनजातीय किसानों का रुझान और प्याज की फसल में करें दीमक का नियंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कृषि क्षेत्र में किए गए बजटीय प्रावधानों को लेकर एक वेबिनार आयोजित हुई। वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। वेबिनार में श्री मोदी ने कृषि शोध और अनुसंधान को लेकर सार्वजनिक संस्थानों के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान और शोध में निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अनुबंध खेती पर बोलते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय से किसी न किसी रूप में की जा रही है, इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन के साथ साथ पोषण युक्त खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें कृषि क्षेत्र उत्पादों का प्रसंस्करण करके वैश्विक मार्केट में विस्तार करना होगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने गांवों तक मृदा सॉइल हेल्थ टेस्टिंग की सुविधा पहुंचाने की बात भी कही। पूसा कृषि मेले में कृषि में अपनाए गए कृषि नवाचारों के लिए राजस्थान के 4 किसानों को कृषि अध्येता और नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला संपन्न हुआ। इस वर्ष मेला आत्मनिर्भर किसान थीम पर आयोजित किया गया। मेला कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संबोधित किया। इस मेले में राजसमंद जिले के किसान भंवरलाल कुमावत को कृषि अध्येता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश के 5 किसानों को प्रदान किया गया है। इनके अलावा डूंगरपुर जिले की प्रगतिशील महिला कृषक शांता पटेल, जयपुर के सुरेंद्र सिंह अवाना और गंगाराम सैपट को नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदयपुर जिले के जनजातीय किसान भी वैज्ञानिक ढंग से सरसों फसल का उत्पादन लेने लगे हैं। सरसों की उन्नत किस्मों का उपयोग भी कर रहे हैं। उदयपुर जिले के सुलाव, तूरगढ़, फलासिया, पानरवा और खैराड़ गांव के किसानों को कृषि विभाग द्वारा सरसों की गिरिराज किस्म का बीज वितरित किया गया। किसानों को यह बीज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। बीज के साथ किसानों को बीज उपचार और कीट रोग प्रबंधन के काम आने वाला कृषि रसायन भी दिया गया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक जैन ने बताया कि सरसों किस्म गिरिराज के फसल प्रदर्शन से किसान काफी उत्साहित हैं। डॉक्टर जैन ने बताया कि सरसों की यह किस्म 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई 180 से 190 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म की औसत पैदावार 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके दानों में 40% तक तेल पाया जाता है।
किसान भाइयों, प्याज की फसल को दीमक काफी नुकसान पहुंचाती है। इस भूमिगत शत्रु का वैज्ञानिक ढंग से समय पर नियंत्रण जरूरी है। प्याज उत्पादक किसान भाई दीमक से फसल का बचाव करें। दीमक पौधों की जड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है। फसल में दीमक का प्रकोप होने पर पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। पौधों को हाथ से खींचने पर तुरंत उखड़ जाते हैं। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए किसान भाई क्लोरपाइरीफॉस 20 EC दवा का 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें। हमारे किसान भाई अपनी अपनी जिन्सों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, जिससे मंडियों में हलचल बनी हुई है। आइए देखते हैं मंडी हलचल। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में सरसों की अच्छी आवक दिखने लगी है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि जल्द ही गेहूं के अलावा अन्य जिन्सों की आवक भी बढ़ेगी। जोधपुर कृषि उपज मंडी में जीरा के भाव 9,000 से 12,400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। हमारे किसान भाइयों को अपने जिन्सों के अच्छे भावों का हमेशा से इंतजार रहता है, क्योंकि इसी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। तो आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। बाजरा अलवर की मंडी में 1,190, टोंक की मंडी में 1,184, दौसा की मंडी में 1,200, जयपुर की मंडी में 1,400 और गंगापुर सिटी की मंडी में बाजरा 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बोला गया। चना अलवर की मंडी में 4,400, दौसा की मंडी में 4,380, जयपुर की मंडी में 4,550 और गंगापुर सिटी की मंडी में चना का भाव 4,431 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। सरसों अलवर की मंडी में 5,440, टोंक की मंडी में 5,350, दौसा की मंडी में 5,630, जयपुर की मंडी में 4,600 और गंगापुर सिटी की मंडी में सरसों के भाव 5,466 रुपये बोले गए। ग्वार अलवर की मंडी में 3,450, दौसा की मंडी में 3,600 और जयपुर की मंडी में ग्वार के भाव 3,700 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। गेहूं अलवर की मंडी में 1,675, टोंक की मंडी में 1,582, दौसा की मंडी में 1,710, जयपुर की मंडी में 2,100 और गंगापुर सिटी की मंडी में गेहूं के भाव 1,587 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही दिन और रात के तापमान में भी स्थिरता बनी हुई है। आइए इसी क्रम में देखते हैं आज के मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में प्रदेश के रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। कोटा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री। जोधपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। उदयपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अंत में अलवर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज हम बात कर रहे थे फलदार बगीचों की स्थापना कैसे करें। किसान भाइयों, परंपरागत खेती के साथ अगर हम बागवानी को भी अपनाएंगे तो हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए इस विषय पर लेते हैं जानकारी आज के हमारे विशेषज्ञ पिंटू लाल मीणा जी से। किसान भाइयों, आज अब जैसे कि आपका ये सीज़न है, आपकी जो फसल है वो लगभग कटाई की अवस्था में होगी और फरवरी या मार्च का जो समय होता है वो बगीचों को मतलब बगीचे के लिए बहुत उपयुक्त समय माना जाता है। कब कौन सी अवस्था में कौन कौन से बगीचे सेटअप करने चाहिए, इस बारे में आज अपन बात करेंगे। फल उद्यान लगाने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो समय है
ये बहुत उपयुक्त समय माना जाता है, फरवरी मार्च, और एक होता है जुलाई अगस्त से लेकर के सितंबर तक का जो टाइम होता है, ये टाइम बगीचे लगाने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। जिन जगहों पर पानी की समस्या नहीं है या जहाँ पे पानी की पूर्ति है, उन जगहों पे अपन जो बगीचा लगाते हैं वो अपन लगाते हैं फरवरी मार्च में। इसमें दो फायदे होते हैं फरवरी मार्च में बगीचे लगाने के। एक तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि बरसात के दिनों में कई बार क्या होता है, अधिक पानी की या अधिक नमी की वजह से जड़ गलन रोग या दूसरी रोग आने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि फरवरी मार्च में जब यदि हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें अपेक्षाकृत कम चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने बगीचा लगाना है तो सर्वप्रथम ध्यान देने वाली जो बात है वो है ज़मीन का चयन, जलवायु कैसी है। जैसे कि कई बार मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग राजस्थान में बादाम के पौधे लगा चुके हैं, तो वो पूछते हैं कि साहब हमारे बादाम में बादाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ की जलवायु सूटेबल नहीं है उसके लिए। तो सबसे पहले तो जलवायु किस प्रकार की है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से फल वृक्ष या फल वाले जो पौधे हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब ये जानकारी कहाँ से लें? तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी आपके ज़िले में कार्यरत हैं, उन लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं, या जो दूसरे हमारे प्रगतिशील किसान हैं उन लोगों से भी आप इसके बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात आती है अपने इसके जलवायु के बाद में, जैसे अपने बात करेंगे हम राजस्थान के परिक्षेप में, तो राजस्थान में हम बात करते हैं तो यहाँ पे अनार, अमरूद और उसके बाद में अपना बेर, पपीता, आंवला, खजूर, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पे चल रहे हैं और किसान भाइयों को इसका काफ़ी अच्छे स्तर पर लाभ मिल रहा है। अब सबसे पहले आपने किया जैसे जलवायु का चयन, तो जलवायु के बाद में आपको जो जगह का चयन करने वाली बात आती है कि कौन सी जगह में किस प्रकार की ज़मीन में हम पौधे लगाएं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, भूमि के चयन में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि जगह ऐसी ना हो जहाँ पर ज़्यादा जल भराव होता हो, या ऐसे खेत आपके नहीं होने चाहिए जिनमें पानी भर जाता हो, क्योंकि पानी भरेगा तो पानी भरने की वजह से पौधों में उसकी जो जड़ हैं, जड़ों में पानी भरने की वजह से गलन आएगी, सड़न पौधों में होने लगेगी और वो पौधे प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस जगह ये आप सुनिश्चित कर लें कि अच्छा जल निकास हो, मिट्टी आपकी अच्छी उपजाऊ हो, उसके बाद में आप उसमें मतलब ये काम करें। अगला पॉइंट आता है आपका गड्ढे आपको तैयार करने। तो गड्ढे तैयार करने से पहले एक बात आती है कि किस विधि से आप बगीचा लगा रहे हैं। तो सबसे जो कॉमन और सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली वो विधि है, उसको बोलते हैं हम वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में क्या होता है, इसमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर रखी जाती है। ये सबसे साधारण विधि है, सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि है। लेकिन यदि आपकी ज़मीन जैसे शहर के पास में है, शहर के पास आप यदि बगीचा लगाना चाहते हैं, तो उसमें हम षटभुजाकार विधि को ज़्यादा प्रयोग में करते हैं। अब अपन बात करेंगे वर्गाकार विधि के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आप जब लेआउट तैयार करते हैं या खेत में मतलब आप जब प्लानिंग मतलब बगीचे की प्लानिंग तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप पहली जो लाइन खींचेंगे तो वो आपकी जो मैड है उससे, जैसे मान लो आपके पौधे आपको 10 × 10 मीटर की दूरी पे लगाना है, यानी कि 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, 10 मीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो पहली जो लाइन खींचोगे वो आधी दूरी पे ही खींचोगे, यानी कि पहली लाइन 5 मीटर की दूरी पे आपको लेनी है। उसके बाद अगली जो पंक्ति आपको या अगली जो लाइन खींचनी है वो आपको 10 × 10 पे खींचनी है। तो उस हिसाब से जहाँ भी दोनों लाइन है, दोनों तरफ से आप करोगे, जहाँ भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है उस जगह को आप मार्क करके वहीं पे आपको गड्ढे खोदने हैं। अब सबसे पहले आपको ये बात, गड्ढे खोदने की जब बात आती है तो गड्ढे किस प्रकार से आपको तैयार करना है, ये बात ध्यान देना योग्य है। तो किसान भाइयों, लगभग जैसे आपको पौधा लगाना है फरवरी में, तो जनवरी में ही आप ये प्लानिंग लेआउट वगैरह करके कंप्लीट कर लें। गड्ढे खुदाई की पूरी तैयारी आप जनवरी में ही कर लें, यानी कि जब पौधे लगाना है उससे 20 से 25 दिन या 1 माह पूर्व आप गड्ढा खोद करके तैयार करें। गड्ढे किस प्रकार से खोदने हैं, जो बड़े पौधे हैं जैसे आपका है आम है, जामुन है, तो उनके जैसे बड़े पौधों के लिए आपको 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई का आपको गड्ढा तैयार करना है। अब गड्ढा जब खोद रहे हो तो पहली जो 50 सेंटीमीटर की, यानी कि आधी जो डेप्थ है उस तक की मिट्टी को एक साइड करें। उसके बाद जो नीचे की मिट्टी है उसको दूसरी तरफ लें। तो पहली जो ऊपर वाली जो मिट्टी है आपकी 50 सेंटीमीटर की, उसको एक तरफ करने से क्या होगा, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, तो उस मिट्टी को आप काम में लें।
दूसरा, जो आपने नीचे की मिट्टी ली है उसको आप अपने गड्ढे में भरते टाइम काम में ना लें, और जो पहली वाली ऊपर की आधी जो मिट्टी है उसके साथ आप देसी गोबर का खाद मिला करके, देसी गोबर का खाद जैसे आपने मैं यदि देसी भाषा में अपन बात करें तो 10-20 किलो या 25 किलो तक का आप इसमें मिला सकते हो, जिससे आपका गड्ढा भर जाए। अब गड्ढा जब आप भर रहे हो तो उस पहली वाली जो 50 सेंटीमीटर की ऊपर की जो मिट्टी थी उसके साथ इसको देसी गोबर की खाद को आप ढंग से मिला लें। मिलाने के बाद उसमें कीड़ों से रोकने के लिए, जैसे दीमक का भी आपके इसमें इफ़ेक्ट आ सकता है, दूसरे छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं, गोबर की खाद में भी कई बार छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्यूनोल फॉस पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इनको मिला करके आप दूसरा, जैसे आपके इसमें जब पानी देते हैं तो जड़ गलन की समस्या आती है, सड़न की समस्या आती है, तो इसके लिए कार्बेंडाजिम पाउडर आप मिला करके और ढंग से उसको गड्ढे को भर दें। जब आप गड्ढा भर रहे हैं तो ज़मीन से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊपर तक आप गड्ढे को भरें। 6 सेंटीमीटर ऊपर तक आपने गड्ढा भरा तो भरने के तुरंत बाद आप कभी भी पौधा ना लगाएं। जैसे आपने गड्ढा आज भर दिया तो उसमें कम से कम 2-3 बार पानी दें। 2-3 बार पानी देने के बाद में क्या होगा, जो तो मिट्टी की जो नमी वो हीट होगी, जो मिट्टी की गर्मी है वो उसमें कम हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद में जो आपके गोबर के अंदर जो आपके देसी खाद के अंदर की जो हीट है उस हीट को अपन ख़त्म कर देते हैं 2-3 बार पानी देने के बाद। और जो 6 इंच ऊपर तक आपने गड्ढा भरा है वो मिट्टी उस गड्ढे में सेट हो जाती है, वो पूरी तरह से मतलब गड्ढे में जब दब जाएगी ढंग से तो वो गड्ढा लगभग आपका लेवल में आ जाएगा। उसके बाद में आप उस गड्ढे को भरने के बाद जब आप पौधे लेकर के आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पौधों का चयन। कौन से पौधे आपको चयन करने हैं, कौन सी किस्म के पौधे आपको चयन करने हैं, और चयन करते समय किन किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है जब हम बगीचों की बात करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप सरसों, गेहूँ, चना या दूसरी जो पारंपरिक फसलें अपन लोग जो काम में लेते हैं उसमें तो ये होता है कि वो अधिकतम आपको 3 महीने 4 महीने के बाद में ही, एक 3-4 महीने का यदि आपने बीज सही भी नहीं लिया तो 3-4 महीने का ही नुकसान होगा। लेकिन यदि आपने बगीचे लगाए और बगीचे में आपने यदि पौधे का चयन सही नहीं किया तो आपको कम से कम 15 साल 20 साल का नुकसान होता है, और वो आपको 3 साल बाद में पता लगता है जब आपका फल आना चालू होता है कि कौन से फल लेने हैं, कौन सी वैरायटी आपको लेनी है, तो वो तब आपको मालूम चलता है। इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप जहाँ से भी जो पौधे ले रहे हैं वो विश्वसनीय सोर्स होना चाहिए। आप उस आदमी से, या सबसे पहले तो आप सरकारी संस्थानों से लें, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, केबीके हो, सरकारी नर्सरी हो, उनके पास यदि पौधे उपलब्ध हैं तो उनसे पौधा लें। उसके बाद यदि उनके पास पौधे उपलब्ध नहीं है तो जो कृषि विभाग की रजिस्टर्ड संस्थाएं, रजिस्टर्ड जो नर्सरी हैं, उन नर्सरियों से आप पौधा लें। और यदि वो भी आप लोगों के पास नहीं मिल रहा है तो जो भी विश्वसनीय सोर्स हैं जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें, उस रीजनेबल सोर्स से ही आप पौधे लें। और वैरायटियों का चयन करते समय आप विशेष ध्यान रखें। जैसे कि अपन बात करते हैं पपीता की, तो पपीता में हम लोग आजकल बहुत बड़ा नाम सुन रहे हैं, सभी किसान भाइयों को में बहुत प्रसिद्ध है। अपन बात करेंगे रेड लेडी 786 जो ताइवान है, उसमें आजकल ऑनलाइन ठगी भी खूब लोगों के साथ हो जाती है। कई बार मार्केटिंग का प्रॉब्लम आता है, कई बार उनको सही प्रॉपर सोर्स के पास से नहीं मिलने की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो आप उनके जो ऑथराइज डीलर हैं उनसे ही पौधे लें, उन नर्सरियों से पौधे लें जिन पे आप भरोसा कर सकें। आइसबेरी वैरायटी आजकल इसकी आई है, उसके बाद पूसा नन्ना वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो कुछ ऐसी वैरायटी है उनका अपन को चयन करना चाहिए। अपन अनार की बात करें तो अनार में आजकल सुपर भगवा वैरायटी का काफ़ी अच्छा प्रचलन प्रदेश के किसानों में किसान ले रहे हैं काम में। तो सुपर भगवा वैरायटी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आजकल बेर में जब बात करते हैं तो थाई एप्पल का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। और अमरूद में भी BNR का आ गया, एक अपने सवाई माधोपुर की बर्फ़ खान गोला जो वैरायटी है वो भी काफ़ी प्रचलित है लोगों में। और उसके बाद में कई सारे जैसे पिंक ताइवान की भी हैं, कई सारी नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं। तो ये सब आप एक तो आपके जो नज़दीकी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं कृषि विभाग में, उनसे सलाह लेने के बाद करें। दूसरा, आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जब आप पौधे ले रहे हैं तो वो पौधे प्रॉपर तरीके से स्वस्थ पौधे होने चाहिए, उनकी साइज़ सही होनी चाहिए और वो एकदम मतलब उनमें किसी प्रकार के कीट और बीमारी ना हो। ये सारा सुनिश्चित करने के बाद आप पौधों का चयन करें। पौधे का चयन करने के बाद जब आप पौधे को लगाते हैं, गड्ढे में लगाते हैं, तो विशेष बात ध्यान रखें, लगाते टाइम जितना आपने जैसे कोई पॉलीथीन लेके आए, पॉलीथीन में जितना पौधा अंदर है, या
किसी गमले से आपने पौधे को लगाया तो गमले में जितना पौधा जितनी गहराई तक लगा हुआ है उतना गहरा ही गड्ढा आप उस गड्ढे में छोटा सा गड्ढा तैयार करके और उस गड्ढे में आप लगाएं। जैसे आपने जो गड्ढा तैयार किया है उसमें से सिर्फ इतनी ही मिट्टी निकालें जितनी मिट्टी उस गमले में थी या उस गमले से आपने ली है, क्योंकि ज़्यादा गहराई पे आप पौधे लगाते हैं तो पौधे के तने को नुकसान होता है और तने को नुकसान होता है तो आपका पौधा मर जाता है। और यदि ज़्यादा ऊपर लगा देते हैं तो पौधे की जड़ों को नुकसान होता है और जड़ों को नुकसान होने की वजह से पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जितनी गहराई में उस गमले में या उस थैली में पौधा लगा हुआ है उतनी ही गहराई में आप ज़मीन में पौधे को लगाएं। दूसरा, जब पौधे को लगा रहे हैं तो जैसे आपका हाइब्रिड पौधा है, ग्राफ्टिंग किया है, बडिंग किया है, तो ग्राफ्टिंग या बडिंग वाला जो हिस्सा है वो हमेशा बाहर रहना चाहिए, ज़मीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर जाएगा तो उसमें आपका वो जो बड है वहाँ से दिक्कतें आपको आना चालू हो जाती है। तीसरा, आप लोग इसमें जो जैसे ही आपने पौधा लगाया, पौधा जहाँ तक हो सके आप सुबह या शाम के टाइम लगाएं। शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा रहता है, शाम का टाइम जो माना जाता है वो ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। और उस स्थिति में आप पौधा लगा करके उसमें आप ये उसमें जब आपने पौधा लगाया तो उसमें लगाने के तुरंत बाद आप हल्की सिंचाई ज़रूर कर दें। हल्की सिंचाई करने से क्या होगा, जो पौधे की जड़ें हैं वो जड़ें प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएंगी और वो पौधा अच्छे टाइम मतलब अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा। तीसरा, आप लोगों ने ये जो मतलब ये सारी बातें हैं, बगीचा लगाने से पूर्व किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। अब उसके बाद में आप लोग जैसे ही आपने बगीचा आपका सेटअप हो गया, सिंचाई का आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी, तो आप जब पौधे लगा रहे हो तो उस लगाने के बाद में जैसे पौधे में मान लो बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो उन पत्तियों को आप तोड़ दें। अधिकतम आप 4-5 पत्तियां रखें। उससे क्या होगा, आपका जो ये रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जिसका अपन उसमें पौधे को पानी की कम आवश्यकता होगी, खाद्य पदार्थों की कम आवश्यकता होगी और वो पौधा अच्छे टाइम तक मतलब उसमें से वो चल पाएगा और पौधे में किसी प्रकार के आपके जो मॉर्टिलिटी परसेंटेज है, जो मृत्यु दर है, वो कम आएगा। जब भी आप कहीं पौधा खरीद रहे हो तो कम से कम 10% पौधे आप अधिक लेके आएँ। जैसे मान लो आपको 100 पौधों की ज़रूरत है तो आप 10 पौधे एक्स्ट्रा लेके आएँ, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि 2-5-10% पौधे आपके फील्ड में ट्रांसप्लांट करते टाइम मर जाते हैं। तो आप लोग जैसे ही वो मरते हैं तो उनकी जगह आप दूसरे पौधे लगा सकते हैं। इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पौधे लगाने में आपको लाभ होगा। और सारी चीज़ों के लिए आप लोग नज़दीकी कृषि विभाग के जो भी आपके कर्मचारी हैं, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, सहायक निदेशक, उप निदेशक, जो भी आप लोगों के संपर्क में वहाँ पे आते हैं उनसे बात कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में आप पता कर सकते हैं। और कुछ पौधों पे प्रत्येक ज़िले में हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से अलग अलग प्रकार से सब्सिडी दी होती है, तो आप सब्सिडी के लिए भी उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग की इन योजनाओं का लाभ लेकर के आप बगीचा सेटअप करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को उनका जो मार्गदर्शन है, एक्सपर्ट का जो व्यू है, वो भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से जब भी किसानों से संबंधित आप लोगों को कुछ पूछना है तो 1551 पर कॉल करके आप किसानों मतलब आपकी फसलों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कृषि विभाग के साथ में आप लोगों को जैसी भी जो भी जानकारियाँ हैं वो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का बेहद लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।